नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा गढ़ई हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 4। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। आज की क्लास में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है ऑडिटर रेम्यूनरेशन, जिसमें हम सेक्शन 142 को डिटेल में समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे ऑडिटर लायबिलिटीज, यानी एक ऑडिटर की कानूनी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। और हाँ, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 142 के अंडर आता है। नोट्स में पहली लाइन देखिए, रेम्यूनरेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ फीस और पेमेंट गिवन टू द ऑडिटर फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट वर्क। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक ऑडिटर जो कंपनी के अकाउंट्स चेक करने का काम करता है, उस प्रोफेशनल काम के बदले में जो फीस उसको दी जाती है, उसे ही हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इट इज द फाइनेंशियल रिवॉर्ड गिवन टू द ऑडिटर फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज टू द कंपनी। इस फाइनेंशियल रिवॉर्ड वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये एक तरह से उसकी प्रोफेशनल स्किल्स और सर्विसेज के लिए कंपनी द्वारा दिया गया एक फाइनेंशियल इनाम है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन यानी उसकी फीस फिक्स कौन करता है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके 3 अलग अलग केसेस हैं, जैसा कि आप नोट्स में इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला केस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नोट में लिखा है, इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, टिपिकली द फर्स्ट ऑडिटर। मतलब कंपनी का जो सबसे पहला ऑडिटर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, जिसने अपॉइंट किया वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, यानी फिक्स बाय द BOD। अब दूसरा केस देखिए, मेंबर्स। यहां लिखा है, इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग। तो अगर मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन फिक्स करने का अधिकार भी मेंबर्स के पास ही होगा, यानी फिक्स बाय मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मेंबर्स में ऑथोराइज द बोर्ड टू फिक्स इट। मतलब मेंबर्स अगर चाहें तो ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। और तीसरा सबसे सिंपल केस, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तब उसकी रेम्यूनरेशन भी फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। ये तीनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ओके, तो अब हम ये समझेंगे कि ऑडिटर की टोटल रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और क्या नहीं। पहले लेफ्ट साइड इंक्लूडेड वाला कॉलम देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑडिट फीस। बिल्कुल, ये तो मेन पेमेंट है, ये तो आएगा ही। दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। इसका मतलब है कि ऑडिट के दौरान ऑडिटर के जो भी जरूरी खर्चे होते हैं, जैसे आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो सब भी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट माना जाता है। तीसरा, एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। अगर कंपनी ने ऑडिटर को कोई सुविधा दी है तो उसकी वैल्यू भी रेम्यूनरेशन में जोड़ी जाएगी। अब आइए एक्सक्लूडेड वाले कॉलम पर। इसमें साफ साफ लिखा है, रेम्यूनरेशन फॉर अदर सर्विसेज लाइक कंसल्टेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिटर अगर ऑडिट के अलावा कोई दूसरी सर्विस दे रहा है, जैसे मैनेजमेंट को सलाह देना, तो उसकी फीस को ऑडिट रेम्यूनरेशन से अलग माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस बनी रहे। और नीचे इस नोट को ध्यान से देखिए, अदर सर्विसेज आर ओनली अलाउड इफ सेपरेटली अप्रूव्ड अंडर द लॉ। यानी ऐसी सर्विसेज देने के लिए पहले कानून के मुताबिक अलग से अप्रूवल लेना जरूरी है। अब देखते हैं कि रेम्यूनरेशन फिक्स करने के पीछे मेन रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेफ्ट साइड में मेन रूल्स को देखिए। पहला रूल, मस्ट बी रीजनेबल। बिल्कुल साफ बात है, फीस ऐसी होनी चाहिए जो काम के हिसाब से आम हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दूसरा रूल, और ये सबसे जरूरी है, मस्ट नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। फीस इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि ऑडिटर लालच में आ जाए और कंपनी के मैनेजमेंट के प्रेशर में काम करे। उसकी निष्पक्षता यानी इंडिपेंडेंस हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। और तीसरा, मैंडेटरी टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये साफ साफ बताना पड़ता है कि उन्होंने ऑडिटर को कितनी फीस दी है। अब राइट साइड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट फीस देखते हैं। पहला, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ताकि सब कुछ साफ साफ रहे। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, जैसा भी हमने समझा। तीसरा, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और चौथा, टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर ऑडिट फीस। इससे कंपनी के खर्चों पर भी कंट्रोल रहता है। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऑडिटर रेम्यूनरेशन में क्या क्या पढ़ा। एग्जाम से पहले इसको ऐसे याद रखिए। सबसे पहले हमने जाना कि रेम्यूनरेशन का मतलब है ऑडिट वर्क के लिए दी जाने वाली फीस, जिसका जिक्र सेक्शन 142 में है। फिर हमने देखा कि रेम्यूनरेशन फिक्स कौन करता है। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद जनरल मीटिंग में मेंबर्स और कुछ खास केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेम्यूनरेशन में ऑडिट फीस और जरूरी खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी जैसी दूसरी सर्विसेज एक्सक्लूडेड होती हैं।
और आखिर में इसके मेन रूल ये हैं कि ये रीजनेबल होनी चाहिए, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट ना करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, ऑडिटर लायबिलिटीज। कोर कॉन्सेप्ट को समझिए। Liability means the legal responsibility of the auditor for any negligence, misconduct, fraud or failure to perform his duties properly. सिंपल शब्दों में, अगर एक ऑडिटर अपने काम में लापरवाही करता है, कोई गलत काम या धोखाधड़ी करता है या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता, तो कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। इस स्लाइड पर जो द गोल्डन रूल हाईलाइट किया गया है, उसे आप एग्जाम के लिए बिल्कुल याद कर लीजिए। If an auditor fails to perform his duties honestly and carefully, he can be held legally responsible. इसका साफ मतलब है कि ईमानदारी और सावधानी, ये दो चीजें ऑडिटर के काम का बेस हैं। अगर इनमें कोई कमी आई तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑडिटर की लायबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 कैटेगरीज या पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहला पिलर है सिविल लायबिलिटी। ये तब आती है जब ऑडिटर की लापरवाही से कंपनी को फाइनेंशियल यानी पैसे का नुकसान हो जाता है। दूसरा पिलर है क्रिमिनल लायबिलिटी। ये तब लगती है जब ऑडिटर जानबूझकर इंटेंशनली कोई फ्रॉड करता है। और तीसरा पिलर है प्रोफेशनल लायबिलिटी। ये हमारे इंस्टीट्यूट यानी ICAI के नियमों को तोड़ने पर लगती है। अब हम आगे इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो चलिए पहले पिलर यानी सिविल लायबिलिटी को डिटेल में देखते हैं। इसकी हेडिंग ही सब कुछ बता रही है, द कॉस्ट ऑफ नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की कीमत। डेफिनेशन पढ़िए। Civil liability arises when the auditor causes loss to the company or shareholders due to negligence. मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर ऑडिटर की लापरवाही से कंपनी या उसके शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल लॉस होता है तो सिविल लायबिलिटी बनती है। अब लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के पॉइंट्स देखते हैं। पहला, occurs if the auditor fails to exercise reasonable care and skill. एक ऑडिटर से ये उम्मीद की जाती है कि वो सावधानी और अपने प्रोफेशनल स्किल से काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये नेग्लिजेंस मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट, occurs if he does not detect fraud due to sheer carelessness. अगर उसकी लापरवाही की वजह से कोई फ्रॉड पकड़ा नहीं जाता तब भी वो जिम्मेदार है। और इसका नतीजा क्या होगा? तीसरा पॉइंट देखिए, consequence, he must compensate for the loss caused. यानी ऑडिटर को अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, failure to verify the cash balance properly. ये नेग्लिजेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सिविल लायबिलिटी के अंडर 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। इसका मतलब है मिसयूज ऑफ पावर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना या अपनी ड्यूटी तोड़ना। पॉइंट देखिए, इफ एन ऑडिटर नोइंगली गिव्स अ फॉल्स रिपोर्ट। अगर ऑडिटर को पता है कि रिपोर्ट गलत है और वो फिर भी दे देता है तो ये मिसफीजेंस है। इसका अंजाम क्या है? द कंपनी कैन क्लेम डैमेजेस। कंपनी उससे मुआवजा मांग सकती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी कौन होते हैं? वो लोग जो कंपनी के बाहर के हैं, जैसे इन्वेस्टर्स या बैंक जो लोन दे रहा है। पॉइंट पढ़िए, occurs if a third party like investors relies on the audit report and suffers a loss. अगर उन्होंने ऑडिटर की रिपोर्ट पर भरोसा करके पैसा लगाया और उन्हें नुकसान हो गया तो ऑडिटर जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ध्यान से देखिए, the auditor may be liable if negligence is successfully proved. यानी पहले यह साबित करना पड़ेगा कि ऑडिटर ने सच में लापरवाही की थी। अब हम आते हैं दूसरे पिलर पर, क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इंटेंट यानी नियत। डेफिनेशन देखिए, क्रिमिनल लायबिलिटी अराइजेज व्हेन एन ऑडिटर कमिट्स फ्रॉड इंटेंशनली। यहां इंटेंशनली शब्द को अंडरलाइन किया गया है, मतलब जानबूझकर किया गया फ्रॉड। ये लापरवाही नहीं है, ये सीधी सीधी धोखाधड़ी है। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में सख्त कानून है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखना है, सेक्शन 448, जो झूठे बयान यानी फॉल्स स्टेटमेंट से जुड़ा है। इसका ट्रिगर क्या है? इफ द ऑडिटर मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली, जानबूझकर झूठ बोलना। और इसकी सजा यानी पेनल्टी क्या है? पनिशेबल विद अ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ पैसा देकर बात नहीं बनती, यहां जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। इसलिए यह सिविल लायबिलिटी से कहीं ज्यादा सीरियस माना जाता है। क्रिमिनल लायबिलिटी के भी 2 अलग अलग लेवल हो सकते हैं और उनकी सजा भी अलग अलग है। पहला देखिए, फेलियर टू रिपोर्ट फ्रॉड, जो सेक्शन 143 के अंडर आता है। इसका ट्रिगर है इफ द ऑडिटर डिटेक्ट्स अ फ्रॉड बट डज नॉट रिपोर्ट इट। मतलब ऑडिटर को फ्रॉड दिख गया पर उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, चुप बैठ गया। इसकी पेनल्टी है ही मे फेस लीगल पनिशमेंट, उसको कानूनी सजा मिलेगी। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखिए जो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड, जिसका जिक्र सेक्शन 447 में है। इसका ट्रिगर है इफ द ऑडिटर इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड, यानी वो सिर्फ चुप नहीं रहा बल्कि वो खुद उस धोखाधड़ी का हिस्सा था।
इसकी पेनल्टी बहुत सख्त है, सिवियर पनिशमेंट, एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट। यहां सजा बहुत कठोर है और जेल जाना लगभग तय है। ओके, अब हम तीसरे और आखिरी पिलर पर आते हैं, प्रोफेशनल लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हमारे प्रोफेशन के इंस्टीट्यूट यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से जुड़ी हुई है। इसका द ट्रिगर क्या है? इफ एन ऑडिटर वायोलेट्स प्रोफेशनल एथिक्स। हर प्रोफेशन के कुछ नैतिक नियम, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर ऑडिटर उन नियमों को तोड़ता है तो ये लायबिलिटी बनती है। इस पर एक्शन लेने की अथॉरिटी किसके पास है? हमारे इंस्टीट्यूट के पास। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। और इसके द कॉन्सिक्वेंसेज यानी नतीजे क्या हो सकते हैं? पहला, कैंसिलेशन ऑफ ICAI मेंबरशिप। ये सबसे बड़ी सजा है, उसकी मेंबरशिप ही रद्द कर दी जाएगी। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ द राइट टू प्रैक्टिस एज एन ऑडिटर, यानी कुछ समय के लिए उसकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। चलिए अब एक बार ऑडिटर लायबिलिटीज के इन 3 पिलर्स को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए इसको ऐसे याद रखें। पहला है सिविल लायबिलिटी, जो नेग्लिजेंस या लापरवाही से होती है और इसमें नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। दूसरा है क्रिमिनल लायबिलिटी, जो इंटेंशनली या जानबूझकर किए गए फ्रॉड से होती है और इसमें फाइन के साथ जेल भी हो सकती है। और तीसरा है प्रोफेशनल लायबिलिटी, जो प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने पर हमारे इंस्टीट्यूट ICAI द्वारा लगाई जाती है, जिसमें मेंबरशिप कैंसिल तक हो सकती है। अच्छा, अब तक हमने देखा कि ऑडिटर कब कब जिम्मेदार होता है, लेकिन अब इसका उल्टा सोचते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है जहां ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? इसे कहते हैं द ऑडिटर्स डिफेंस। यहां 3 शर्तें दी गई हैं। अगर ऑडिटर ये तीनों शर्तें साबित कर दे तो वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। कंडीशन 1, ही एक्टेड ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ। पहले तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने पूरा काम ईमानदारी और अच्छी नीयत से किया था। कंडीशन 2, ही एक्सरसाइज्ड रीजनेबल केयर एंड स्किल ड्यूरिंग द ऑडिट। उसे यह भी दिखाना होगा कि उसने काम में पूरी सावधानी और अपनी प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल किया था। और कंडीशन 3, द लॉस अकर्ड ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट फ्रॉड दैट वाज कंप्लीटली बियॉन्ड नॉर्मल डिटेक्शन मेथड्स। यानी नुकसान एक ऐसे फ्रॉड की वजह से हुआ जिसको मैनेजमेंट ने इतनी चालाकी से किया था कि उसे नॉर्मल ऑडिट में पकड़ पाना मुमकिन ही नहीं था। अगर ये तीनों बातें साबित हो जाती हैं तभी ऑडिटर बच सकता है। आखिरी सवाल ये उठता है कि ऑडिटर्स लायबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? इसका बिगर पिक्चर क्या है? चलिए इन स्टेप्स को नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। स्टेप 1, इंश्योर्स स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। इससे ऑडिटर की जवाबदेही तय होती है, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेप 2, मेंटेन्स प्रोफेशनल डिसिप्लिन विद इन द इंडस्ट्री। जब सजा का डर होता है तो पूरी इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन बना रहता है। स्टेप 3, प्रोटेक्ट्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इससे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का पैसा सुरक्षित रहता है। स्टेप 4, improves the overall quality of the audit process। ऑडिट का स्टैंडर्ड और क्वालिटी बेहतर होती है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? स्टेप 5, strengthens corporate governance। इससे कंपनी चलाने का पूरा सिस्टम यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत होता है। तो ऑडिटर की लायबिलिटी सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ईमानदार और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास के कंक्लूजन पर आते हैं। इस पूरे टॉपिक से 2 की टेकअवेज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, की टेकअवे 1, ऑडिटर्स लायबिलिटी इंश्योर्स दैट ऑडिटर्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल केयर। यानी ये लायबिलिटी का डर ही है जो ऑडिटर्स से ईमानदारी, निष्पक्षता और सावधानी से काम करवाता है। और दूसरा की टेकअवे, नेग्लिजेंस ऑफ फ्रॉड इज नेवर टेकन लाइटली। It can and will result in combined civil, criminal and professional consequences। लापरवाही या धोखाधड़ी को कभी भी मामूली गलती नहीं समझा जाता। इसके परिणाम तीनों लेवल पर सिविल, क्रिमिनल और प्रोफेशनल हो सकते हैं। आज हमने इस पार्ट में ऑडिटर रेम्यूनरेशन और उनकी लायबिलिटीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करिए और आगे के पार्ट्स के लिए ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।